तो दिल्ली में अगर एक जज ईमानदार ना होता, बहादुर ना होता, तो मोदी और शाह किसी ना किसी दिन राहुल गांधी को जेल भेजने में शर्तिया कामयाब हो जाते। इसीलिए आज मैं खबर की शुरुआत इस जज की तस्वीर के साथ शुरू करना चाहता हूं। नाम है जस्टिस विशाल गोगने और काम जिगर वाला। दोस्तों, आप कहेंगे कि ऐसा जिगरे वाला काम इस जज ने क्या कर दिया। दरअसल राहुल गांधी ने जिस तरीके से संसद से सड़क तक की लड़ाई शुरू की है दोस्तों, जिसके बाद से भाजपा को काफी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। राहुल गांधी को जेल भेजने की हर तरीके की संभव और मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या भाजपा का या ईडी का 7 साल का जो प्लान था, मेगा प्लान कह लीजिए, पूरी तरीके से एक जज के सामने आकर ध्वस्त हो गया। ये कह लीजिए कि ईडी को और मोदी जी को मुंह की खानी पड़ी। क्या खबर सामने निकल कर आई है और किस तरीके से राहुल गांधी के लिए एक बड़ी राहत मिली है। एक जज सीधे तौर पर मैदान में सामने निकल कर आए राहुल गांधी के लिए। क्या खबर सामने निकल कर आई है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, दिल्ली में अगर एक जज ईमानदार ना होता, बहादुर ना होता, तो मोदी और शाह किसी ना किसी दिन राहुल गांधी को जेल भेजने में शर्तिया कामयाब हो जाते। इसीलिए आज मैं खबर की शुरुआत इस जज की तस्वीर के साथ शुरू करना चाहता हूं। नाम है जस्टिस विशाल गोगने और काम जिगर वाला। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि ऐसा जिगरे वाला काम इस जज ने क्या कर दिया। दरअसल जिस केस में, जिस ईडी के केस में मोदी और शाह यानी गुजरात लॉबी पिछले 7 साल से जेल भेजने की तैयारी कर रहे थे, आप कह सकते हैं साजिश रच रहे थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कुछ कांग्रेस नेताओं को जेल भेजने के लिए सारा खेल, सारा साजो सामान तैयार किया जा रहा था ईडी के हाथों। उसी केस में आज जस्टिस गोगने ने कहा कि ये तो केस ही नहीं बनता है, ये जो चार्जशीट आप फाइल कर रहे हैं, इस चार्जशीट का तो हम संज्ञान ही नहीं लेंगे। यानी कहीं ना कहीं जिस केस में मोदी राहुल को जेल भेज रहे थे, उसी में जज ने सबसे बड़ी राहत दे दी। अब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज जस्टिस विशाल गोगने ने आज, आप कह सकते हैं कि ईडी और ईडी के अफसर और ईडी के वकील खुलेआम बेइज्जती कर दी, एक तरह से अपमानित कर दिया भरी अदालत में, जब जज गोगने ने कहा, भाई ये जो आपने जांच की है, ये जो आप चार्जशीट दाखिल कर रही है, तो आपने पूरी तरह से एक शिकायत, एक प्राइवेट पर्सन के शिकायत के आधार पर आपने चार्जशीट फाइल कर दी। इसमें ना किसी तरह की एफआईआर है, इसमें ना किसी तरह के प्रोसीजर फॉलो हुए। इस चार्जशीट पर तो मैं सुनवाई नहीं कर सकता। बताइए सीधे तौर पर ईडी का क्या हाल होगा जब जज ने कहा कि तो चार्जशीट मैं सुन ही नहीं सकता, मैं तो इसका संज्ञान ही नहीं लूंगा। और उसके बाद जब ईडी के वकील, ईडी के अफसर गिड़गिड़ाने लग गए, तो फिर जस्टिस गोगने ने कहा कि ऐसा है कि इस मामले में आपने एक एफआईआर दर्ज कराई है दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है उसमें आप भी लगिए, और अगर कोई नई मेरिट आई, कुछ नया उसमें आपने ढूंढ लिया, अभी तक तो आप ढूंढ नहीं पाए 7 साल में, लेकिन अगर आपने कुछ ढूंढ लिया तो दोबारा कोर्ट में फिर सुनेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर भरी महफिल में बड़ा बेइज्जत किया ईडी को, ईडी के अफसर को, प्रोसिक्यूटर्स को, वकीलों को। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर तो मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले जरा ये जान लेते हैं कि ये जो ईडी का केस है, नेशनल हेराल्ड केस, जिसका जिक्र मोदी करते हैं, शाह साहब करते हैं, जिसका जिक्र बीजेपी के बड़े नेता करते हैं, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर कीचड़ उछालते हैं जिस केस में, जरा इस केस को जान लेते हैं। मुझे सिर्फ 2 सेकंड दीजिए, रिकैप करता हूँ, फिर बड़ी खबर पे आता हूँ। दरअसल ये जो नेशनल हेराल्ड है, ये एक अखबार था जिसको आज़ादी की लड़ाई के वक्त नेहरू जी ने शुरू किया था। आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन की एक आवाज़ थी, और अंग्रेज़ों ने कई बार इस अखबार को बंद किया। धीरे धीरे नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड के साथ एक उर्दू का अखबार शुरू किया, कौमी आवाज़, हिंदी का अखबार शुरू किया, नवजीवन, और ये धीरे धीरे ये जो समूह था ये छा गया।
लेकिन नेहरू जी के बाद, इंदिरा गांधी के बाद, या यूं कहें कि जब धीरे धीरे कांग्रेस की हुकूमत दिल्ली में सिमटती चली गई, तो ये अखबार भी, ये समूह भी सिमटता चला गया। और आप कह सकते हैं कि 90 के दशक आते आते ये अखबार दम तोड़ने लगा और सैकड़ों पत्रकार बेरोजगार हो गए। तब राहुल गांधी ने आइडिया दिया सोनिया गांधी को कि इस अखबार को, नेहरू जी की विरासत को रिवाइव करना चाहिए, इसको दोबारा शुरू करना चाहिए। जिन पत्रकारों को बरसों से तनख्वाह नहीं मिली या जिन स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिली, उनको भी एक नई रोशनी देनी चाहिए। तो जाहिर तौर पे सारे कांग्रेसी एक हो गए, कांग्रेस का ही अखबार था। तो फिर नेशनल हेराल्ड को फिर से रिवाइव करने का प्लान बनाया गया और एक कंपनी बनाई गई, यंग इंडिया, और नेशनल हेराल्ड के जितने असेट्स थे वो यंग इंडिया में डाले गए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी सिरमौर बने और ये हुआ कि साहब फंड्स इकट्ठा करके इस अखबार को शुरू करेंगे। और अखबार थोड़ा बहुत शुरू भी होने लगा, फिर से छपने लगा। लेकिन बीच में मोदी जी के एक दोस्त, पुराने दोस्त जो अब दोस्त नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी बीच में आ गए। उन्होंने कहा कि साहब ये तो साजिश है गांधी परिवार की, ये तो नेशनल हेराल्ड की जो पुरानी इमारतें हैं, मशीनें हैं, इन सबको हड़पना चाहते, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। अब क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी मोदी जी के आंख के तारे थे, मोदी जी उनको राज्यसभा तक ले आए थे, तो साहब एक ही इशारे में ईडी ने उस शिकायत पर केस दर्ज कर लिया और उस शिकायत पर जांच शुरू कर दी, जिसकी धज्जियां आज जस्टिस गोगने ने उड़ाई हैं। तो ये था नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें ना पैसे का कोई ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसमें ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, जिसमें ना कोई 1 इंच जमीन हड़पी गई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ रिवाइव करने का प्लान था। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा रायता फैलाया कि ईडी हाथ धो के पीछे पड़ गई सोनिया और राहुल गांधी के। अब जज साहब ने जब इस तरह की टिप्पणी की, इस तरह का आदेश दिया, तो जाहिर है बवाल तो मचना था। संसद में भी हंगामा हुआ, कांग्रेसी भी नाराज हुए और फिर ईडी की छीछा लेदर होने लगी। बड़ी किरकिरी हुई ईडी की चारों तरफ। मैंने इस महत्वपूर्ण मामले की दलील खुद ने की थी राउज एवेन्यू में। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, खोखला केस जिसको इतना ऊपर ले गए और आज उसकी कॉग्निजेंस तक नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा अतिशयोक्ति और कितना बढ़ावा चढ़ावा हल्ला करके हिस्टीरिया बना के बीजेपी सत्तारूढ़ पक्ष इसकी बात करती है। देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, ये इसमें कुछ नहीं है। वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है और सत्य निकलेगा, सच्चाई निकलेगी। उधर जब जज साहब का आदेश आया और मीडिया में चलने लगा, तो फिर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी खूब तंज किया मोदी और शाह पर। पवन खेड़ा ने कहा कि भाई ये जो गुजरात लॉबी है, दरअसल ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर हैं। ये वो लोग हैं जो तिल का ताड़ बनाते हैं। बताइए सीधे तौर पर कि जो सुब्रमण्यम स्वामी है, जो कभी मोदी जी के दोस्त थे, हमराज थे, ये जब झूठ बोलते थे, कांग्रेस पर झूठ बोलते थे, सोनिया और राहुल के खिलाफ झूठ बोलते थे, तो केस दर्ज हो जाता था, तो केस दर्ज हो जाता ईडी का। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जब इन्हीं मोदी के खिलाफ इतना बड़ा खुलासा करते हैं, तो ना केस दर्ज होता है, ना कोई शिकायत दर्ज होती, बल्कि वो ट्वीट ही मिटा दी जाती है। सुनिए जरा, पवन खेड़ा साहब को भी सुन लीजिए। आज राहत की सांस शायद ईडी वाले भी ले रहे होंगे कि चलिए एक दबाव जो हम पर डाला जा रहा था वो खत्म हुआ। दबाव डालने वाले 2 नाम हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये सरकार कहना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। इन सरकारें ऐसी नहीं होती। सरकारों पे कुछ लोग जिस तरह से काबिज होते हैं, जिस तरह के लोग काबिज होते हैं, उनको लगता है वो गैंग चला रहे हैं। इस वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। पहले स्वामी, उसकी शिकायत नहीं चल पाई, फिर ईडी के स्वामी खुद चले आए, नहीं चल पाई। भाई स्वामी की शिकायतें अगर इतनी गंभीरता से लेते हो तो प्रधानमंत्री के चरित्र पर भी काफी कुछ ट्वीट कर देते हैं। फिर आप ट्वीट डिलीट कराते हो, क्यों नहीं सिर्फ उनकी उस ट्वीट पर जांच कराते हो? प्रधानमंत्री के चरित्र पर जब स्वामी ट्वीट करता है तब आप चुप हो जाते हो, उनसे ट्वीट डिलीट कराते हो। कराइए ना जांच।
कई बार। दोस्तों, ईडी के काम करने के तरीके पर, ईडी की साख, क्रेडिबिलिटी, मोदी से ईडी का कौमी नेक्सस, आवाज। और यूं कहें कि किस तरह से जांच करती, किस तरह से लोगों को फंसाती है, बड़े बड़े नेताओं को, इस पर आज जिस तरह से जस्टिस गोगने साहब ने फैसला सुनाया है, आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है, ये वाकई आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दिन था। और शायद इसका असर कांग्रेस पर, कांग्रेस की जो आप कह सकते हैं जो मायूसी है, कांग्रेस में जो कुछ लोगों में डर था कि कभी भी जेल भेज देंगे, या विपक्ष डरता था, और मोदी जी और शाह साहब, ऐसा लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी लोगों के जरिए ब्लैकमेल करते थे बड़े बड़े नेताओं को। और यही सब कुछ हम देख रहे थे पिछले 10-11 साल कि जो टूटे वो बीजेपी चले गए, और जो नहीं टूटे नेता वो जेल चले गए। और इस सिलसिले में जज साहब का ये जो आदेश है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने इस सिलसिले में अभिषेक से बात करी, उमाकांत जी से बात की, उनसे मैंने पूछा कि भाई इसका असर सोनिया गांधी पर क्या है, क्या उनको वाकई राहत मिली है, और राहुल गांधी क्या फिर से एक कॉन्फिडेंस, एक जोश उनमें आया है, और जो बाकी विपक्ष है उसको भी ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं इंसाफ तो मिल सकता है। क्या होगा आगे, और क्या इस वक्त कांग्रेस, सुब्रमण्यम स्वामी, गांधी परिवार, उनकी क्या स्थिति है। दो खास रिपोर्टर हैं जो कांग्रेस भी कवर करते हैं। अभिषेक 2 बार मिल चुके हैं राहुल गांधी से इस बीच। मैंने आज उन दोनों को बुलाया, उनको भी जरा सुन लीजिए। ये मामला है। तो सवाल है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से एक लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा, वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारियां चल रही थी, राहुल गांधी को जेल में डालने की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उसी बीच किस तरीके से जस्टिस विशाल गोगोई ने सीधे तौर पर इस पर आवाज उठाई कि जो केस फाइल किया जा रहा है उसमें कोई एफआईआर ही नहीं है, और ये तो केस बनता ही नहीं है, और इसमें कोई सबूत नहीं है, जिसकी वजह से मैं सुनवाई नहीं करूंगा। राहुल गांधी के लिए एक बड़ी राहत, राहुल गांधी को जेल भेजने के हर संभव और मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर 7 साल से जो तैयारियां चल रही थी वो सिर्फ और सिर्फ एक जज ने, विशाल गोगनी ने सीधे तौर पर उसको ध्वस्त कर दिया। दीपक शर्मा बता रहे हैं कि किस तरीके से ईडी को बेइज्जत किया कि 7 साल में कोई सबूत तो ढूंढ नहीं पाए, अगर कोई सबूत ढूंढ लो तो लेकर आना, फिर सुनवाई करेंगे। जरा सोचिए कि किस तरीके से विपक्ष पर शिकंजा कसने की कोशिश और तैयारियां चल रही है, राहुल गांधी को जेल भेजने की कोशिश और तैयारियां चल रही थी। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।